जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th के जो हिंदी बुक है गोधुली उसका फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हुए हैं। इसमें आप फर्स्ट चैप्टर के पूरा मतलब एनालिसिस करेंगे कि उसमें क्या क्या है और उसका सारांश भी हम आपको लिखवाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। ठीक है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। इसके लेखक जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, जन्म उनका 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान महू मध्य प्रदेश। ठीक है, अब देखिए इनका मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गया। ठीक है, और ये किस जाति के थे? महार जाति के। बाबा साहेब ने इसमें कहा है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के बारे में। यानी श्रम विभाजन यानी होता है कार्य का बंटवारा, काम का बंटवारा, और जाति प्रथा यानी जाति के हिसाब से किसी के जाति के हिसाब से कार्य का बंटवारा करना। इसी पे इन्होंने भाषण दिया है। ये एक प्रकार का भाषण है। ठीक है, अब देखिए इनकी जो पिता का नाम था वो था रामजी मालोजी सकपाल और माता थी भीमाबाई। पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर, ये इनकी पहली पत्नी थी। और प्रेरक व्यक्ति का मतलब होता है ये किनसे प्रेरणा लिए थे, किनके मतलब बताए हुए मार्ग पर चले थे, या किनके मतलब बातों को ज्यादा ये मानते थे। तो वो है, पहले बुद्ध है, दूसरे कबीर और ज्योतिबा राव फूले। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। प्रमुख रचनाएं हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल हु आर दे, द अनटचेबल हु आर दे, हु आर शूद्राज। ये वाला जो है इन्होंने शूद्र के बारे में बताया है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धमा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक्स स्टेट्स। ठीक है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिस रचनाओं की इन्होंने लिखा है। इनकी प्रमुख भाषण रहा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये इनकी सबसे प्रमुख भाषण रहा है, जो इन्होंने भाषण कहाँ देने वाले थे? लाहौर में देने वाले थे। ठीक है, जब लाहौर में यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल, ये वहां का जाति पाति तोड़क मंडल जो लाहौर के एक वार्षिक सम्मेलन में 1936 में ये देने वाले थे। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश नहीं दे पाए इस भाषण को। ये इंग्लिश में देने वाले थे, इंग्लिश में ये स्पीच देने वाले थे। इसको हिंदी में अनुवाद किया है ललई सिंह यादव। क्वेश्चन पूछेगा कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा को हिंदी में अनुवाद कौन किए हैं? तो ललई सिंह यादव, याद रखिएगा। अब चलिए मेन चीज आते हैं हम लोग सारांश के तरफ। बाबा साहब ने क्या किया था कि ये कहा था, बाबा साहब बड़ी ही विडंबना से कहते हैं कि जातिवाद का पोषकों की कमी नहीं है। बड़ी ही विडंबना से कह रहे हैं कि जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है, इसके समर्थक भी बहुत हैं। कहने का मतलब कि जातिवाद को मानने वाले, इसके मतलब कमी नहीं है इन लोगों को, इसके समर्थक बहुत हैं कि हाँ जातिवाद होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में जातिवाद को लाना ये बहुत ही गलत बात है। जातिवाद नहीं रहना चाहिए। अब देखिए आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता है। कह रहे हैं कि अगर इस समाज का बात करें, इस समय जो मॉडर्न समाज हो चुका है, आधुनिक समाज हो चुका है, इसमें अगर विकास के लिए हम देखें तो उसके लिए कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन करना जरूरी है। यानी जो व्यक्ति जैसा कार्य करना चाहे वैसा उसको कार्य दिया जाए, ये बहुत जरूरी है। काम का बंटवारा होना चाहिए ताकि वो व्यक्ति अपना कार्य अच्छे से कर सके। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को इस कार्य में रुचि नहीं है तो व्यक्ति को कह देना चाहिए ठीक है तुम्हारी इसमें रुचि नहीं है तो ये मत करो, जिसमें तुम्हारी रुचि है वो चीज करो। ठीक है, तो कार्य श्रम विभाजन जो है वो व्यक्ति के रुचि पे होना चाहिए। यानी बंटवारा श्रम विभाजन का तो होना ही चाहिए, कार्य का बंटवारा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जो केवल जो काम करता है उसको वही काम देना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझको कुछ दूसरा काम दे दिया जाए, बोला जाए कि गाड़ी चलाइए, ले जाकर ट्रक चलाइए, ठीक है, तो ये हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि हम उस पे मतलब समय नहीं दिए हैं। जिस चीज पे हम समय दिए हैं उसमें बेहतर करेंगे।
ठीक है। और कोई बोले कि नहीं आप जाइए अखाड़े में लड़िए, ठीक है, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हमने पूरा समय अपने दिमाग पे दिया है, ठीक है। अखाड़े में जो पहलवान होता है वो अपना पूरा समय अपने शरीर पे देता है, तो ये कंबाइन नहीं बैठ रहा है। जो व्यक्ति जिस पे समय दे रहा है उसका वही चीज मजबूत होगा, ठीक है। तो कार्य कुशलता जो है, श्रम विभाजन, वो कार्य कुशलता के आधार पे जो जिस इच्छा जिसमें है वो व्यक्ति को उसको करना चाहिए। परंतु आपत्तिजनक बात यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि जाति प्रथा, अब इसमें श्रम विभाजन करिए लेकिन एक प्रत्यक्ष रूप से ऐसे करिए कि जो व्यक्ति की इच्छा हो वही वो कार्य करे। अब जाति प्रथा, जाति के हिसाब से अगर कार्य को बांट दिया जाता है ये सरासर गलत है। जैसे अगर मुझे रुचि है पढ़ाने में, ठीक है, अगर मैं ऐसे कास्ट से बिलोंग करता हूं जिसमें पढ़ाने का अधिकार न दिया जाए कि यहाँ पे आपका पढ़ाने का अधिकार नहीं है, आपको दूसरा काम जाके करना है, तो मैं जिसमें रुचि है वो तो मैं कर नहीं पाऊंगा, और जिसमें नहीं रुचि है उसको जबरदस्ती कब तक कर पाऊंगा, नहीं संभव हो पाएगा, ठीक है। तो यानी ये मतलब कि जाति के आधार पर कार्य को बांट देना ये सरासर गलत है। ये यही कहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और कहे थे कि ये अब केवल जाति प्रथा केवल श्रम विभाजन नहीं करता है, केवल काम को नहीं बांटता है कि हाँ लोहार यानी जो लोहा पीटता है वो श्रमिक को भी बांट देता है, ठीक है। जैसे लोहार का लड़का लोहा पीटे या ना पीटे लोग उसे भी लोहार कहेंगे, सोनार का लड़का सोना बेचे या ना बेचे उसे भी लोग सोनार कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि श्रमिक का बंटवारा कर देता है, आदमी का बंटवारा कर देता है। काम का बंटवारा तो करता है लेकिन आदमी का भी बंटवारा कर देता है, ठीक है। किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन श्रमिकों को वर्गों में विभाजित नहीं करती। अगर किसी भी समाज में आप जाइएगा, सभ्य समाज जो शिक्षित समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, उस समाज में श्रमिकों को काम का बंटवारा करेगा लेकिन श्रमिक का बंटवारा नहीं करेगा कि तुम केवल लोहार हो तो तुम केवल वही काम कर सकते हो, ये बंटवारा कभी नहीं करेगा। कहेगा कि हाँ काम का बंटवारा है कि लोहार अलग होगा सुनार अलग होगा, ठीक है। अब एक दुकान में लोहार और सुनार हो नहीं सकते हैं, ठीक है। जो चमड़ा से जूता चप्पल जो बनाते हैं वो अलग रहेंगे। तो कार्य का बंटवारा वो कर दिया लेकिन श्रमिक का बंटवारा नहीं करेगा कि अगर वो व्यक्ति एक दिन अगर सुनार की दुकान में बैठ गया तो सुनार ही रहेगा आजीवन तक, और उसका अगला पीढ़ी भी, ये सरासर गलत है, ठीक है। कार्य श्रमिक का बंटवारा नहीं होना चाहिए। भारत में जाति प्रथा श्रमिकों को वर्ग में विभाजित ही नहीं करता, ठीक है। अब देखिए भारत जो है श्रमिक को वर्ग में विभाजित कर देता है, ठीक है, श्रमिक को वर्ग में विभाजित कर देता है। आप केवल श्रम में मतलब क्या बोलते हैं कि उसको अलग अलग केवल बांटता ही नहीं है, कह रहे हैं कि भारत में जाति प्रथा श्रमिकों को केवल वर्ग में विभाजित नहीं करता है बल्कि क्या करता है उनको ऊंच नीच भी करार कर देती है। अब उसको चलो मान लो किसी व्यक्ति को क्या किए कि पहले कार्य को बांट दिए कि ये अलग कार्य है, ये अलग कार्य है, ये अलग कार्य है, बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ व्यक्ति को भी बांट दिए कि तुम यही काम कर सकते हो, तुम यही काम कर सकते हो, तुम ये काम कर सकते हो, तुम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। सुनार को बोल दिए कि तुम लोहा नहीं पीट सकते, लोहार को बोल दिए तुम सोना नहीं बेच सकते, मोची को बोल दिए तुम लोहार का काम नहीं कर सकते। चलिए ये भी सही है। अब कार्य का बंटवारा भी कर दिया, श्रमिक का बंटवारा भी कर दिया और उसके साथ साथ ऊंच नीचे का भेद भी कर दिया कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है। चलिए कार्य का बंटवारा कर दिए, श्रमिक का भी बंटवारा कर दिए, लेकिन ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब ऊंच नीच का भी भेदभाव उसमें कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कसाई है जो मीट काटता है, ठीक है, हमेशा मीट काटता है। अब वो तो कसाई है, चलो वो जीवों को हत्या कर रहा है, वो अलग बात है, उसकी रोजी रोटी है, उसका रोजगार है, वो कर रहा है। अब उसके लड़के को हम कसाई के नजर से देखें, उसको हम पापी ठहराएं, ये सरासर गलत है। वो अगर जान की हत्या कर रहा है तो उसके लड़के को हमें कोई हक नहीं है गलत कहने का, क्योंकि उसके पिता गलत है। अगर कोई लड़का गलती करता है तो लोग उसके माता पिता को जाकर दोषी ठहराते हैं, माता पिता ने क्या किया है, कुछ नहीं किया। अगर किसी लड़के के पिता शराब पिए हैं और शराब पीकर कोई किसी के साथ क्या कर दिए हैं, झगड़ा कर लिए,
अब वो व्यक्ति उसके पिता को न छोड़कर उसके लड़के को मारेगा, उसको नीचा दिखाएगा, ये सरासर गलत है। ऐसे भारत में होता रहा है कि अगर हमारे पूर्वज या किसी के भी पूर्वज कोई काम करते हैं, जैसे एक कसाई है, उसका धंधा है, तो अब उसके लड़का जो है अगर वो चाहता है कि हम कसाई न बने, हम ये रोजगार न पाले, हम दूसरा कोई काम करें, हम दूसरा कोई रोजगार करें, लेकिन समाज उसको नहीं करने देता है, क्यों? कहता है कि तुम कसाई के लड़के हो, तुम भी कसाई हो। ये कहाँ का न्याय है? ये सरासर गलत है। इसी के खिलाफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया? आवाज उठाया। अब देखिए, श्रम विभाजन मनुष्य की जाति पर नहीं बल्कि उनकी रुचि के आधार पर होना चाहिए। करें श्रम विभाजन मनुष्य की जाति के नहीं कि हाँ तुम इस जाति के हो तो यही काम करोगे, नहीं, तुम्हारी रुचि क्या है, किस चीज में है, पूछो, चलो ठीक है वो तुम काम करो, ऐसा होना चाहिए। एक विकसित समाज का निर्माण एक कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक ही कर सकता है। एक विकसित समाज का मतलब निर्माण क्या कर सकता है? कुशल व्यक्ति, जो अच्छे से उस कार्य में मतलब परिणत हो, सक्षम हो, वही कर सकता है। किसी भी देश की मतलब आर्थिक व्यवस्था को वहां का सुधारता है वहां के उद्योग, और वहां का उद्योग चलता है वहां के श्रमिकों से, वहां के मजदूरों से। जिस दिन वो धरने पर बैठ गए ना, वह देश भीख मांगने लग जाएगा। किसी भी देश का आर्थिक व्यवस्था चलता है वहां की संपत्ति से, जो खनिज निकलता है, और जो खनिज निकालते हैं वो मजदूर होते हैं। और जिस दिन वो अपने कुल्हाड़ी को रख दिए और बैठ गए, तो जो महल में बैठ के एसी में बैठे होते हैं ना, वो नहीं जाएंगे चलाने के लिए कुदारी। कोयला खदान में वो नहीं जाएंगे, आग लगने से कितना मजदूरों की जान भी चली जाती है। फिर भी हम उनको नीचे जात की तरह से देखें। सबसे बड़े तो ऊपर वो हैं, सबसे ज्यादा ऊपर तो उनको रहना चाहिए। सबसे ज्यादा जो रिस्क ले रहा है उसको सबसे ज्यादा ऊपर रखो, लेकिन लोग उनको भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा तब होगा जब हम श्रमिकों को उनके रुचि के आधार पर कार्य को चुनने का अधिकार हो। करें कि विकसित समाज का निर्माण करना हो तो एक सक्षम व्यक्ति ही कर सकता है, एक श्रमिक ही कर सकता है। और ऐसा तब होगा जब समाज को या श्रमिकों को उनके रुचि के आधार पर काम चुनने का अधिकार मिले। परंतु यहाँ का समाज उसके माता पिता के पेशा देखकर गर्भ धारण के समय ही उसका पेशा निर्धारण कर देती है। लेकिन यहाँ का समाज देखो, वो लड़का अभी पैदा भी नहीं हुआ है, गर्भ में ही है, कभी से उसका निर्धारण कर दिया जाता है कि हाँ लोहार का लड़का है, अभी जन्मा नहीं है लेकिन लोहार का लड़का है तो लोहा ही पीटेगा, कुम्हार का लड़का है तो मिट्टी का बर्तन ही बनाएगा। वो अपने मतलब इस स्तर से उठ नहीं सकता है, दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी तो ये स्थिति सुधर चुकी है, पहले की बात किया जा रहा है। अब देखिए, जाति के आधार पर पेशा मनुष्य को बांध देती है। अब जाति के आधार पर पेशा क्या करती है? मनुष्य को बांध देती है। बांध देने का मतलब उसको जबरदस्ती वहां पे पकड़ के रखना। वह पेशा अपर्याप्त होने के कारण भले ही वह व्यक्ति मर जाए, परंतु उसको प्रतिकूल परिस्थितियों में पेशा बदलने का अधिकार नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं कि मान लीजिए व्यक्ति को जाति के आधार पर पेशा क्या करती है? बांध देती है। जैसे मान लीजिए कि मैं ही एक ऐसे जाति से बिलोंग करूं कि जैसे बर्तन वगैरह बनाए जाए। अब मेरे दादा परदादा सब लोग बर्तन बनाते हैं, या कहा जाए तो मेरे दादा परदादा लोग लोहा पीटते हैं ऐसे करके। ठीक है, लोहा को पीट रहे हैं। अब बड़े होकर लोग कहें कि हमको भी तुम ही लोहा पीटो। हमारा शरीर भी उस लायक नहीं है कि हम उसको काम को करें, हम सक्षम नहीं है उसमें, इच्छा हमारा उसमें नहीं है, हम अपना मस्तिष्क पे काम कर रहे हैं, फिर भी लोग कहें ना तुम ये काम छोड़ो, तुम लोहे पीटो। ये सरासर गलत है। अब भले ही अब किसी कारणवश हमको वो काम करना पड़ेगा, दूसरे काम में हम लग नहीं सकते हैं, उसमें हमारा इच्छा है नहीं, उसमें हम ऐसे मनमौजी रखेंगे और ऐसे ही काम करते रहेंगे। ऐसे करते 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 जब कोई काम मन टाल के किया जाता है तो काम बेहतर नहीं होता। जब बेहतर नहीं होगा तो आपको अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, और आप भले ही गरीबी से मर जाओ, लेकिन यहाँ का समाज काम बदलने पर मतलब क्या करता है? स्वीकार नहीं करेगा। आपकी जाति उस लायक नहीं है, आप काम नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, वो भले वो व्यक्ति मर जाए। हिंदू धर्म व्यक्ति को ऐसा कोई पेशा चुनने का अधिकार नहीं देती है जो उसके पैतृक पेशा न हो। हिंदू धर्म यहाँ पे तो
हिंदू बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म व्यक्ति को ऐसा कोई पेशा चुनने का अधिकार नहीं देती है जो उसके पिता का पेशा ना हो। यानी हम क्या करें, यानी हम सुनार बनना चाहें और हमारे पिताजी लोहार हैं तो हमें सुनार बनने का अधिकार नहीं है क्योंकि हमारे पिताजी लोहार हैं। ठीक है, ये बात होता है जाति प्रथा में। अब देखिए, भले वो उसमें पारंगत हो, भले हम लोहा पीटने से ज्यादा हम सोना का व्यापार करने में अच्छी मतलब पकड़ रखते हैं, फिर भी वो समाज हमको नहीं करने देगी। इसी कारण से भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा बनी हुई है। इसी कारण भारत में एक बेरोजगारी क्या बनी हुई है, जाति प्रथा का एक प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कैसे, समझिए। जैसे मान लीजिए बर्तन बनाने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है, लोहा पीटने वाले की संख्या कम है। अब बर्तन बनाने वाले की संख्या ज्यादा है तो ज्यादा लोग बर्तन बनाने वाले रहेंगे तो उसमें रोजगार कम मिलेगा। और लोहा पीटने वाले की संख्या ज्यादा कम है तो वहां पे लोहा पीटने की आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी तो यहाँ पे तो वहां पे रोजगार मिलेगा। अब ये लोग को कहें कि नहीं, तुम बर्तन बनाने वाले घर जन्म लिया हो तो यही करोगे, तुम वो नहीं कर सकते हो, तो ये गलत है। अगर ये व्यक्ति का अधिकार मिल जाता कि तुम लोहा भी पीट सकते हो तो ये व्यक्ति कुछ उठ के उसमें से लोहा पीटने चले जाते, लोहार का काम शुरू कर देते, जिससे क्या होता, मेंटेन हो जाता और रोजगारी सबके पास होती। लेकिन यहाँ पर क्या हो चुका है, जाति के नाम पर रोजगार को बांट दिया गया है। ठीक है, चलिए कितना हो गया, इसके आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा कर देना फिर से हो जाएगा। देखिए, फिर से उन्होंने क्या कहा है कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कोई मनुष्य निश्चित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करता है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है। आज के उद्योग देख रहे हैं कि उद्योग चल रहा है उसमें गरीबी है, ठीक है, या जो भी चीज है वो उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना समस्या ये है कि कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य निश्चित कार्य को, कि उसको निर्धारित कर दे कि यही कार्य करना है और उसको अरुचि के साथ कर रहा है, उसकी रुचि नहीं है, अरुचि के साथ कर रहा है और विवशतावश कर रहा है। ठीक है, तो विवशतावश करता है जिसके कारण उसको उस कार्य में न तो दिल लगता है और न ही दिमाग। ठीक है, उस कार्य में न तो उसका दिल लगता है और न ही दिमाग। जिस कार्य में दिल और दिमाग दोनों लग गया आप उसमें एकदम महारथी हो जाइएगा, उस कार्य को एकदम करने में समझिए कि एक महारथी हो जाइएगा। ठीक है, देखे होंगे कोई लोग क्या करते हैं, चाय बेचकर बहुत बड़े आदमी बन जा रहे हैं, जैसे चाट वगैरह बेचकर बड़े आदमी बन जा रहे हैं। कोई लोग ऐसे नॉर्मल छोटा सा ही काम, देखने से बहुत छोटा है लेकिन उसमें करके बहुत बड़े आदमी बन जा रहा है। कारण है कि उसमें उनकी रुचि है, उनमें उनका दिल लग रहा है, दिमाग लग रहा है। दिल लगेगा तो कार्य को प्रेम से कीजिएगा और दिमाग लगेगा तो तरीका से कीजिएगा। ठीक है, कि दोनों चीज लगना बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा है कि उस व्यक्ति को जिसमें उसकी रुचि नहीं है उसमें ना तो उसका दिल लगता है और ना ही दिमाग, अतः यह निर्वाद निर्विवाद, ठीक है, निर्विवाद से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। ये देखने से अब ये भी सिद्ध हो जा रहा है कि अब कमाई की दृष्टि से देखा जाए, धन कमाने की दृष्टि से भी देखा जाए तो भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक है। ठीक है, बाबा साहब के दृष्टिकोण से एक आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। कह रहे हैं कि बाबा साहब कहते हैं कि एक सभ्य समाज, ठीक है, एक सभ्य समाज क्या होना चाहिए, उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, समता, ठीक, सबको समानता की मतलब अवसर मिलना चाहिए, सबको समान नजर होना चाहिए, सब एक समान रहना चाहिए, आजाद होना चाहिए उन लोगों को। और भ्रातृत्व का मतलब होता है एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे से भाईचारा, ये होना चाहिए। जब ये होता है तो एक सभ्य समाज दिखता है। इसमें इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सके। और इसमें इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि अगर कोई एक चीज यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे एक समाज है, अगर हम अपने में कोई चीज बदलाव कर रहे हैं तो दूसरा समाज भी इसको देखकर बदलाव कर ले। इसमें इतनी मतलब अच्छी
पकड़ होनी चाहिए और ये सब होना चाहिए। अगर हम समाज को आजाद रख रहे हैं, उनको समानता का अधिकार दे रहे हैं, समाज में सभी लोग भाईचारे से मिलकर रह रहे हैं, अगर कोई एक ऐसा काम कर देते हैं जो पूरे समाज का भला होता है, तो दूसरा समाज भी देखकर उनसे ये प्रेरणा लेगा कि हाँ हमको भी चीज करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होने चाहिए। और इसका तात्पर्य है कि दूध पानी, अगर दूध में पानी मिला दीजिए या पानी में दूध मिला दीजिए, समझ में नहीं आता है। ठीक है, अगर दूध में आप इतना पानी मिला देते हैं तो नहीं पकड़ में आता। अभी नहीं कि एक गिलास दूध हो भर बाल्टी पानी मिलाना है, तो वो तो पकड़ में आ ही जाएगा। लेकिन लमसम मान लीजिए कि अगर एक्यूरेट आधा लीटर दूध और आधा लीटर पानी दोनों को मिलाएगा फिर भी पकड़ में नहीं आता है। दूध और पानी के मिश्रण देखिएगा तो उसमें पानी को आप नहीं पकड़ सकते हैं और दूध को नहीं पकड़ सकते हैं। वैसा भाईचारा होना चाहिए, यानी कोई भी फर्क नहीं होनी चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि समाज में किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं रखना चाहिए, कोई भी फर्क नहीं रहना चाहिए, एकदम इतना समान रहना चाहिए ना, किसी में कोई अंतर ना हो, किसी भी जाति का हो। जाति अलग है, धर्म अलग है, उसका पूजा पाठ करने का तौर तरीका, रहने का तरीका, रहन सहन, जो भी संस्कृति अलग हो वो मैटर नहीं करता है। वो नमाज पढ़ता है, हम पूजा करते हैं, वो लेकिन इतना आपस में भाईचारा रहना चाहिए कि वो और हम अलग नहीं लगे, एकदम समान रहें, इज्जत समान मिले, अधिकार समान मिले, आजादी समान मिले, हर एक चीज, एजुकेशन समान मिले, हर एक चीज समान मिले, ये कहते हैं। और इस वास्तविक रूप का दूसरा नाम लोकतंत्र है। और ये एक ही चीज हमको दिला सकती है, वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र एक शासन ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र एक शासन नहीं है, लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या, जो बहुत सारे लोग समूह में जी रहे हैं, उनकी जीवनचर्या एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभव को मतलब आदान प्रदान करने का क्या है, नाम है लोकतंत्र। और लोकतंत्र ही समाज को एक एक्यूरेट देता है, क्योंकि लोग जब वोट देने जाते हैं तो कोई भी नेता ये नहीं कहता है कि हम यादव हैं तो हमें केवल यादव ही वोट देगा। ठीक है, वो ब्राह्मण से भी जाके हाथ जोड़ता है कि हमको भी वोट दीजिएगा, एक मुस्लिम के पास भी जाके हाथ जोड़ता है कि हमको वोट दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो किसी को मतभेद नहीं करेगा, कब, वोट लेने के समय। लेकिन जब जीत गया तब वही नेता या जीतने से पहले हिंदू मुस्लिम में क्या करेगा, या दूसरे जाति में दंगा करवाएगा। उसका माइंड इतना ज्यादा है कि हम लोग पीएचडी किए हुए लोग भी उसके मतलब बताए हुए राह पे चलने लगते हैं। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु तब से बनने की राह पे चलेगा, पहले था भारत विश्व गुरु, पहले था, अभी नहीं है। तब चलेगा जब लोग 500 रुपया पर वोट देना बंद कर देंगे। और लोकतंत्र हमें ये सिखाता है कि सब समाज को एक्यूरेट देखिए, सब समाज को एक सम्मिलित रूप में लेकर चलिए। लेकिन आजकल के जो गलत लोग लोकतंत्र में आ गए हैं, वो इस लोकतंत्र को भी अब भ्रष्टाचार कर दिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट वीडियो ही हम जल्द आएंगे दूसरा चैप्टर का। तब तक के लिए जय हिंद।